प्रोग्राम वतन मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकली का पछतावा, अटक जेल वाले मजे ना मिलने पर खान के वकला परेशान, अपनी गलती तस्लीम कर ली। आज अडियाला जेल में कप्तान से वकला की मुलाकात, खान ने किस ख्वाहिश का इजहार किया, खान किस हालत में जेल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले सीनियर कानूनदान हामिद खान से आंखों देखा हाल जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट मैरीटाइम कमेटी इजलास। कमेटी ने पीटीआई दौर में नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की जानिब से बहुत पुराने खरीदे गए 2 जहाजों पर एतराजात उठा दिए। मुतालिका वजीर का यूएई को पोर्ट्स का इंतजाम मुंतकिल करने के मामले पर ओपन ब्रीफिंग देने से इनकार, माजी में इत्तसलात से डील पर भी अहम सवालात उठा दिए। आज कमेटी में क्या कुछ हुआ, तमाम तफसीलात जानेंगे मेंबर कमेटी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो से। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ को वापसी मौखर करने के मशवरे, नून लीग ने दावे मुस्तरद कर दिए। 21 अक्टूबर को वापसी अटल, वापसी से कबल नवाज शरीफ का 4 ममालिक के दौरे करने का फैसला। इलेक्शन जीत के साथ मुल्क में बड़ी माशी तब्दीलियों के लिए 2 ममालिक से सरमायाकारी की कोशिशें तेज। चीन के साथ भी मामला फाइनल, नवाज शरीफ को इक्तदार मिलने की सूरत में कैसा माशी प्लान लाया जाएगा, अवामी हिमायत इकट्ठी करने में नून लीग इस वक्त कौन सी मुश्किलात का सामना करी है, ये तमाम एस्पेक्ट्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हामिद खान साहब, बात करेंगे आज की मुलाकात की, आपकी, शुएब शाहीन की, उमैर न्याजी की। आज मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से। जरा बताइएगा इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या सूरत हाल आपने देखी? मुझसे कोई अगर स्पेसिफिक सवाल पूछना तो पूछे। मतलब मुलाकात थी, उसी मुलाकात के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपने किस हाल में देखा, कितने अरसे बाद हुई आपकी ये मुलाकात चेयरमैन पीटीआई से? हाँ, कुछ 3-4 हफ्ते बाद। पिछली दफा जब मैं मिला था तो उस वक्त वो अटक जेल में थे। तो अब इस दफा ये नई जगह जो है वहाँ, तो बहरहाल जो मुझे बताया गया, उन्होंने जो बताया है कि इसमें जरा सेल ज्यादा छोटा और तंग है और उनको वॉकिंग की ज्यादा सहूलत हासिल नहीं है, ये उन्होंने इसका जिक्र किया। बाकी तो खैर कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे आपस की बातें हैं या उसके मुकदमात के हवाले से बातें थी। उनकी सेहत के हवाले से बताएं, आपने उनकी सेहत के हवाले से किस सूरत हाल में उनको देखा, उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या स्पिरिट है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो ठीक है, मतलब स्पिरिट भी बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा मुझे अपने तौर पर उन्होंने तो शिकायत नहीं की, मुझे कुछ पिछली मुलाकात की निस्बत कुछ उनका वजन कम नजर आया। मैंने उससे जिक्र भी किया और उन्होंने कहा जी मैं असल में बहुत थोड़ी जगह है मेरे वॉक के लिए, और ये वो उस जेल में फिर भी निस्बतन थोड़ी सी वॉक के लिए जगह ज्यादा थी। अदरवाइज तो खैर उन चीजों को इतनी वो परवाह नहीं करते। मसला तो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त है मुल्क में, उसकी ही बात है कि कैसे इलेक्शन के मामले में आइन की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। हमारा ज्यादा बात का फोकस तो वही था कि 90 दिन वाली रिक्वायरमेंट जो है वो आइन से बाहर निकल रहे हैं और उसके क्या नतायज होंगे, ये सारी बातें। सर आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, आप बड़ी मेहरबानी करते हैं जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। और आप जो बता रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा एक नाम है, आपका बड़ा एक स्टेचर है सर, सो आपकी बात में वजन है, इसलिए हम आपको हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यू आर वेरी काइंड सर। आज उनकी या खान साहब की बर्थडे भी थी, कोई उस पर भी कोई केक वगैरह काटे गए? आप ये 3 इतने अहम उनके टीम गई थी सर, उस पर मुबारकबाद वगैरह भी, कोई बर्थडे की कोई सेलिब्रेशन थी या जस्ट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे से जो थी वो तो मुलाकात थी। वैसे वहाँ कुछ हमारे वकला थे, वो कहते थे कि हमने को बाहर से केक काटना है, तो ठीक है, उनकी जैसे खुशी है, लेकिन मेरा ख्याल है उसका कोई अंदर के मामला से ताल्लुक नहीं था। वो तो अपने तौर पर कुछ हमारे वकला जो है उनकी जो है सालगिरह मनाना चाहते थे। अच्छा सर, आप भी इतने बड़े अरसे से उस लॉ में भी हैं, लॉ प्रोफेशन में हैं और प्लस पॉलिटिक्स भी करीब से देख, यूजली तौर पर देखा है कि इस तरह के प्रिजनर जो होते हैं, जो हाई प्रोफाइल,
तो जेल अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से भी एक ये बर्थडे पे केक उनको भेजा जाता है, कोई इस तरह का जेस्चर भी देखने में आया कोई जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि उन्होंने भेज दिया कि मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आज उनकी बर्थडे है, तो जो भी एक उनका लीगल कोर्स तो चलते रहेगा, चलें उनको विश करते हैं और आज उनको एक अदद केक भेज देते हैं, इस तरह की कोई बात हुई वहाँ पे जस्ट इन केस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात मतलब जेल अथॉरिटी की तरफ से तो कोई नहीं सर। बल्कि ये इस दफा मैंने महसूस किया कि अटक जेल की निस्बत ज्यादा उन पर सख्ती है, क्योंकि हमारी मुलाकात के दौरान वहाँ कोई बैठा नहीं था। जी। हाँ, तो इस दफा तो एक ऑफिशियल वहाँ मुसलसल बैठा रहा है हमारी मुलाकात के दौरान। तो ये इसका मतलब ये है कि उस जेल की निस्बत इस जेल में ज्यादा सख्ती है और ज्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है हर चीज को, और उन पर ज्यादा नजर रखी जा रही है, जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सर। कि मुलाकातियों के होते हुए जेल ऑफिशियल वहाँ बैठा रहे सुनने के लिए। अच्छा सर, ये आपसे कोई मशवरा किया गया था अटक जेल से उनको यहाँ शिफ्ट करने के लिए, या जो उनके नौजवान इंतहाई पुरजोश वकील हैं और बड़े नए नाम हैं, हमने तो पहले कभी सुने भी नहीं है, जानते भी नहीं, आप जैसे बड़े टॉप के लोग साहब जरा साथ रहे हमेशा, तो अब हमने एक आके नई लाट देखी है जो सामने आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रोले डाले हुए थे और पटिशनें डाली हुई थी, कोई आपसे मशवरा हुआ था कि उनको अटक जेल से यहाँ लाना है? या अगेन ये सबको पता था और ये ओवर क्राउडेड है, डेंजरस लोग हैं यहाँ पे, इसके बावजूद भी पटिशन डाल के उनको वापस लाया गया सर यहाँ पे इसमें? देखिए, ये वाकई ही इस मामले में बड़ी हद तक एक अफरा तफरी का आलम रहा। मैं तो खुद इस चीज को देख के परेशान हुआ सर कि जिन लोगों को इस पटिशन डाल रहे हैं ये कोई वकील तो नहीं है, वकालत में उनका नाम भी कोई नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये कौन लोग हैं जो अपने ही इनिशिएटिव पे पटिशन डालने लग गए। बहरहाल इस हवाले से कुछ मैंने खान साहब को एडवाइस की है कि देखिए, बहुत मोहतात होने की जरूरत, सिर्फ वो वकील जो वकील सही माने में एक नामवर प्रोफेशनल वकील हैं, उन्हीं की हद तक आप उन्हीं को अपने तरफ से पेश करें। और जैसे शुएब शाहीन है या और हमारे अच्छे वकला हैं, बैरिस्टर गौहर है, वो भी था हमारे साथ, तो अच्छे वकील हैं हमारे पास। तो सलमान सफदर बहुत अच्छा वकील, तो अच्छे प्रोफेशनल वकील हमारे पास है। लेकिन ये कुछ अजीब सी बात है कि तफरीक में कुछ ऐसे लोग भी मैं देख रहा हूँ जो पीटीआई के अपने आप को वकील कहते हैं, लेकिन उनका नाम वकालत से कभी कोई इतना सिलसिला रहा है ना, मेरी को पहचान है उनकी कि ये कौन से नॉन वकील है। तो इसलिए ये समझ नहीं आया, और हो सकता खान साहब को कोई और पिक्चर दिखाई गई हो कि ये कोई और बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन इस किस्म की बातें जो है उसकी वजह से चीजें बाज़ औक़ात बिगड़ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आइंदा से इस पर बहुत मोहतात होंगे इंशाल्लाह। जब तक आप जैसे टॉप के वकील उनके साथ थे, बहुत सारा रिलीफ मिल रहा था पीटीआई को, लाहौर से मिल रहा था, इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट से, तो ऑल ऑफ सडन जो है हमने देखे मशरूम ग्रोथ ऑफ वकील हुए, जिनको मैं जैसे बंदे भी शायद ना जानते, मीडिया में बैठे, आप खुद कह रहे हैं आप इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप नहीं जाते, तो ये सारे अपनी प्रमोशन के लिए हैं, अपनी वो चाहते हैं कि हमें जाना जाए, उनके रोज किसी के वीलॉग आ रहे हैं, किसी के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रहे हैं, किसी के ट्वीट्स आ रहे हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल में इनको कोई किसी किस्म की इजाजत पार्टी की तरफ से नहीं है। अब बात बड़ी वाज़ेह हो गई आज भी कि लीगल मैटर्स में हमारे पार्टी के सिर्फ 2 ही स्पोक्स पर्सन हैं और उन्हें ही इजाजत है कि वो पार्टी की तरफ से बात करें, एक शुएब शाहीन और दूसरा बैरिस्टर गौहर। इन दोनों को चेयरमैन ने अपना पार्टी का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया है लीगल मैटर्स में। इसलिए कोई और भी बात करता है तो वो पार्टी की तरफ से नहीं है, ना उसको इजाजत है पार्टी की तरफ से कोई बात कहने की, कमिट करने की। अच्छा, माजी में हमने देखा सर, आज बड़ी आप जो बात कह रहे हैं इससे लगता है कि सेनेट इज रिटर्निंग टू द प्रोसीडिंग्स। माजी में देखा कुछ वकला थे जिन्होंने शुएब शाहीन साहब पे बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, इवन गद्दारी तक कह दिया कि वो जसूसी कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं और वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन शुएब साहब तो बड़े पुराने आपके साथ मिलकर खान साहब को कर रहे थे।
तो खान साहब को आपने जब सूरत हाल बताई तो उनका क्या रिएक्शन था कि उन्होंने कोई 15-20 वकील जो हैं इकट्ठे हो गए जिनको आपकी पार्टी पे नहीं जानती, तो उन व्हाट वाज हिज रिएक्शन इस पे? शोएब शाहीन साहब पे जैसे कमेंट्स आए हैं और लोगों पे आए हैं सर बहुत सारे। नहीं, वो उन्होंने यही कहा है कि हमें मैच्योर वकला की जरूरत है जी। और आप इसमें गाइडेंस कर लें, मुझे यही कहा, और कोशिश करें कि इररिस्पॉन्सिबल बातें ना कोई करे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये दोनों ही मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से स्पोक्स पर्सन है हमारे, शोएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर, और इनके अलावा फिलहाल जब तक किसी और को इसकी इजाफी ड्यूटी नहीं दी जाती तो इन दोनों को ही सिर्फ हक हासिल है कि वो पार्टी की नुमाइंदगी करें मीडिया के सामने। अच्छा सर, कोई खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, जैसे आप बता रहे हैं ओवर क्राउडेड है, 7,000 से ज़्यादा वहाँ पे ये कैदी हैं, गुंजाइश 3-4 हज़ार के, डेंजरस लोग भी हैं इसमें अडयाला में। सो अब तो ये लग रहा है कि हुकूमत का जो फैसला था वो किसी हद तक ठीक था कि अटक जेल में रखा जाए, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, वॉक की भी है, सोने के कमरे वगैरह, ये बाथरूम भी बड़े अच्छे बन गए थे। तो खान साहब ने कोई आपको कहा कि दोबारा उनको किसी और जेल या अटक जेल में ये वापस कराने के लिए पिटीशन डाली जाए या हुकूमत को कहा जाए, कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि उन्हें यहाँ वॉकिंग स्पेस नहीं प्रॉपर मिल रही, मतलब वो डेली वॉक करने के आदी हैं, मिनिमम वॉक, तो इनको छोटा सेल दिया गया है और गुंजाइश वॉक की जो है वो निस्बतन कम है अटक जेल की निस्बत, इसका जिक्र जरूर किया उन्होंने कि जाहिर है इन चीजों के सेहत पर भी असरात होते। अच्छा सर, ये भी आ रही थी खबरें मिल के उनकी स्पाउस मेरा ख्याल बुशरा बेगम साहबा को कोर्ट करके कहा गया कि शायद खान साहब को जहर देने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा खाना घर से जाना चाहिए, कोई इस तरह की रिजर्वेशन। तो खान साहब ने कोई आपके साथ, क्योंकि आप उनके टॉप के वकील हैं, बहुत पुराना आपका साथ है, कोई आपको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, कोई इस तरह की बात की कि उनको खाने में जहर वगैरह इस तरह कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने। अल्लाह मालिक है, देखें ये खतरा तो हर वक्त हर एक के जहन में आता है सर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी, और ये इस किस्म की कोशिश करना मुल्क के साथ दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। अच्छा, उनकी बहन ने जब मुलाकात की तो उसके बाद उन्होंने सदर आरिफ अलवी से रिलेटेड एक बयान दिया था, कुछ इस तरह की रिजर्वेशंस खान साहब ने आप लोगों के साथ मुलाकात में भी बयान की सदर आरिफ अलवी के खिलाफ? नहीं, कोई इतनी इस पे बात नहीं हुई। अलबत्ता ये सोच सबको ही है, खान साहब को खास तौर पर नहीं, कि उन्हें अपना आईनी फर्ज अदा करना चाहिए था कि जब जिस दिन डिसोल्यूशन का इन्होंने ऑर्डर पास किया था उसी दिन उनको आइन के मुताबिक 90 दिन में डेट जो है अनाउंस कर देनी चाहिए थी सदर की तरफ से। इसके ऊपर तो हाँ सबसे ज्यादा मुझे रिजर्वेशन है कि उन्हें ये अपना फर्ज अदा करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज हमें दुश्वारी पेश आ रही है। तो मेरा ख्याल था कि अगर उस दिन अनाउंस कर देते तो कुछ मामला बेहतर होते आज। अच्छा सर, आपने देखा कि पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसके बावजूद पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, डेट भी आ गई थी, उसके बाद उमर अता बदियाल साहब भी थे, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सके। तो सदर आरिफ अलवी साहब अगर कर लेते, वो आके डेट दे भी देते, मैक्सिमम एक पॉइंट स्कोर हो जाता, ये होता कि जनाब कि उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर यह हुकूमत ने या जो इदारे हैं उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अदरवाइज तो हमने माजी में भी देखे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई इलेक्शंस की, तो सदर आरिफ अलवी साहब की बात भी इग्नोर होती है, ऐसे मेरा ख्याल है, माई व्यू सर। हाँ, अगर जैसे आपने कहा है, फरमाया कि पहले भी उन्होंने आइन एक के मुताबिक एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस मामले को जरा ज्यादा फॉर्मली डील करती तो अच्छा था। वो बहरहाल ये भी एक कमजोरी सामने आई है। और आप ये बात भी दुरुस्त है कि चूंकि अगर उनकी नीयत नहीं है तो फिर सदर के जो फैसले को या अनाउंसमेंट को भी वो नजरअंदाज कर देते, लेकिन उनको तो अपने तौर पे कर देना चाहिए था। उसके बाद दूसरे क्या करते क्या नहीं, फिर उनकी जिम्मेदारी ना होती, बल्कि उनकी होती जो उनके हुक्म को या जो आइन के तहत उनका एक फर्ज है जो अदा कर रहे थे
उसकी खिलाफवर्जी करती तो सारा बर्डन उन पर आता, Very true. इनका बर्डन तो डिस्चार्ज हो जाता। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जब 6 सितंबर को रिटायर हो रहे थे, अलवी साहब की मुद्दत पूरी हो रही थी, तो उसके बाद उन्हें ये घर चला जाना चाहिए था, या जब दबाव आ रहा था उन पे और मुलाकातें की गई कोई हाई ऑफिशियल से, तो बेहतर नहीं था वो रिजाइन कर जाते या वो छोड़ के चले जाते? उन्होंने 6 महीने एक्सेप्ट किए, तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद वो भी किसी डील का हिस्सा है, कि समझते हैं चले 6 महीने तो मैं प्रेसिडेंट रह सकता हूँ, वाई नॉट। सो उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, या उनको रहना चाहिए था, आपका ख्याल है, या उनको छोड़ जाना चाहिए था जब उनकी डेट खत्म हुई थी? देखिए ना, आइन उनको इजाजत देता है कंटिन्यू करने की, सर और इसमें उनका रहना जो है वो कोई गैर आइनी नहीं है। आइन ये कहता है कि वो सदर रह सकते हैं जब तक के मुंतखब सदर आके अपना कसम नहीं उठा देता। तो लिहाजा इसमें मसला तो ये आ रहा है कि जो इलेक्शंस में गैर जरूरी तौर पर और गैर आइनी तौर पर डिले की कोशिश हो रही है, उसकी वजह से इस मामले में ये उलझने पैदा हो रही हैं। वरना तो नवंबर के शुरू में इलेक्शन हो जाने चाहिए और विदिन ए मंथ सदारती इलेक्शन भी हो जाना चाहिए। तो उस सूरत में तो फिर कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं, जो ज्यादा दिसंबर तक ही इनका टर्म पे आ सकती थी ना। अब चूंकि गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शन की हो गई है, तो इसी तरह सदारती सूरत हाल भी उतनी ही गैर यकीनी हो गई। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा सर कि उनका कंटिन्यू करना बेहतर है रिजाइन करने से। उनके रिजाइन करने से तो मुल्क में बिल्कुल एक और खला पैदा हो जाएगा कि सदारती ऑफिस पर भी कोई परमानेंट शख्स नहीं होगा। ये इलेक्टेड तो है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लेकिन उस सूरत में तो फिर एक ज्यादा एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता था, चेयरमैन सेनेट जी। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के बराबर तो नहीं होता। तो मेरे नजदीक इनका रहना बेहतर है, ना कि इसके कि वो छोड़ जाते। अच्छा सर, आपने बड़े अच्छे मशवरे भी दिए खान साहब को बहुत दफ़ा, जब आपको बुलाया गया तमाम जो मुश्किलात उनके हैं या असम्बलियाँ तोड़ने के बाद, फिर बाकी चीज़ें आपसे मुशावरतें की, आपने लीगल टीम भी खड़ी की और बहुत सारे आपने रिलीफ भी लेकर दिया जो हम सारे देखते रहे। एक उनका फैसला था जिस पे बहुत सारे थे जिन पे आप भी नहीं एग्री करते, हमारे प्रोग्रामों में आप कह भी चुके हैं, वो आप उनको रिपीट नहीं करते, लेकिन वो जो उनका फैसला था जब हुकूमत उनको ऑफर कर रही थी कि हम जनाब ये 8 नवंबर को, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उसको 8 अक्टूबर के करीब या 5-8 के करीब के हम इलेक्शन करवा सकते हैं, आज तकरीबन मेरे ख्याल 5 हो गई है, तो खान साहब ने कहा नहीं जुलाई में करेंगे। तो कोई रिग्रेट्स हैं खान साहब को कि बेहतर था उस वक्त हम हुकूमत पे डाल के 5 या उसकी 8 अक्टूबर की डेट को तैयार हो जाते तो हुकूमत फरार नहीं हो सकती थी? अब ये अक्टूबर भी आ गया सर। देखिए, कोई क्रेडिबल ऑफर नहीं है, जहां तक मेरी इत्तला है, कोई अभी तक कोई क्रेडिबल ऑफर नहीं उनको दी गई कि जी एक वर्जन ये है कि 30 सितंबर भी उनको ऑफर हुई थी कि 30 सितंबर को करा लें, लेकिन बज़ाहिर मुझे कोई इस किस्म की जिस पर मैं वसूख से कह सकूं कि ऐसी ऑफर थी कि नहीं। लिहाजा मैं इस बात पर, क्योंकि वो तैयार होते अगर वाकई ही कोई क्रेडिबल ऑफर हो। ये सर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था, आपको याद होगा 8 अक्टूबर का उन्होंने कहा था, डेट दे दी थी, तो खान साहब ने कहा नहीं हम जुलाई में हमें या उसमें डेट देनी चाहिए सर। ये तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, मुझे याद पड़ता है सर। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट कोई डेट दी है उन्होंने। राइट सर। अच्छा सर, आज उस्मान डार साहब की भी कल आपने देखा होगा इंटरव्यू है वो सामने आया, कोई खान साहब तक वो खबर पहुंची है कि डार साहब ने उनके हवाले से, उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से फौजी तनसीबात या प्लानिंग, प्लॉटिंग, साजिशिंग, इंट्रीगिंग पे जो कुछ कहा है उन्होंने, तो खान साहब ने वो इंटरव्यू सुना कि उन्होंने इस पे आपसे बात की, कोई मशवरा किया कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस उनके लिए हो सकती हैं अगर ये उस्मान डार साहब के वादा माफ गवाह वगैरह बनते, उसका जिक्र हुआ कोई मीटिंग में सर? हाँ, उनको ये इल्म है कि ये हुआ है और उनका ख्याल ये है कि उस्मान डार को टॉर्चर किया गया और उससे इस किस्म का बयान जबरदस्ती दिया गया है, और ये कोशिश औरों से भी जिनको रिटेन किया हुआ है उनसे भी होगी कि उनको इस तरह से जो है सख्ती करके मजबूर किया जाए कि वो बयान, इस किस्म के बयान दें। ऐसे बयानात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक आदमी अंडर डिटेंशन है,
तो उसको जिंदगी का खतरा है तो वो कुछ भी कह सकता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। हर शख्स को अपनी जिंदगी अजीज होती है। तो ये एक नया तरीका कार है इस तरह से बयानात देख और उनकी तशरीह करना। इसका उनको इल्म है और मैं समझता हूँ उनको भी और पार्टी के सब लोगों को इस बारे में तशवीश है कि ये काम सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा और भी जो पार्टी के कारकुनान उनके इस वक्त है डिटेंशन में, उनसे भी इस किस्म के बयान दिलवाए जाएंगे। अच्छा सर, ये खान साहब को क्या सहूलतें इस वक्त मिली हुई हैं जेल में? टीवी है उनके पास, उनको न्यूज़पेपर मिलते हैं कोई, और दीगर मुशक्ति वगैरह सम टाइम होते हैं, कोई इस तरह हाई प्रोफाइल इसमें कोई? मैंने इस पर हमने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं की, लेकिन उनको किताबें पढ़ने के लिए तो है, कहते मैंने काफी पढ़ी। अच्छा, वो पढ़े। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पे गिरफ्तार हैं सर। कोई शाह महमूद कुरैशी साहब से भी आप लोगों की कोई मुलाकात हुई? उनका नाम कहीं पे नहीं आ रहा, वो सारा साहब जरा फोकस खान साहब पे। कोई शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई खैर खबर सर? जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनके साथ, और जिनकी मुलाकात उनसे हुई उनसे मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बाहर उनको भी इसी तरह से रखा हुआ है ताकि कोई भी शख्स पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए ना अवेलेबल हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो इस वक्त मुश्किलात नजर आ रही हैं पार्टी के लिए वो ये है कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला, जबकि बाहर वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन कराने हैं, तो भाई पार्टी को भी तो आप उनके जितने जो अहदेदार हैं उनको आज़ादी दी जाए ताकि वो पार्टी अपनी ऑर्गेनाइज कर सके, इलेक्शंस की तैयारी कर सके। इलेक्शन के लिए, कैंपेन के और टिकटें देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें तो मतलब पीटीआई की तो बाजू बांध दिए हुए हैं और बाकियों के बाजू खुले हैं कि चलिए आप जहां जी चाहे जलसे करें, जहां जी चाहे इंटरव्यू करें और कैंडिडेट्स को लिए ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स भी करें। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें कि एक सियासी जमात जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा हद अजीज जमात है और सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हर तरह से बेबस किया हुआ है कि वो इलेक्शन की तैयारी ना कर सके। अच्छा सर, एक मिनट, थोड़ा सा एक दो सवाल रह रहे हैं सर। आपको याद होगा, बड़ी आपने ये जो इस सूरत हाल पॉइंट आउट की है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ऑफ कोर्स किसी पॉलिटिकल कल्चर में कि एक पार्टी के हाथ पांव बांध के उसकी पार्टी के चेयरमैन को जेल में रखा जाए फिर इलेक्शन कराया जाए। अगर आपको याद हो 2018 में तो सेम सिचुएशन नहीं थी? उस वक्त नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा हुआ था, वो नवाज लीग के लोग गिरफ्तार थे, भागे हुए थे, उन पर मुकदमे थे, उनके टिकट वापस हो रहे थे, और खान साहब उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो इन तमाम इकदाम की एंडोर्समेंट कर रहे थे, सेलिब्रेट। सो आपको लगता नहीं है कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम कि जो खान साहब के 2018 में किया गया था उनके अपोनेंट्स के साथ अब वही खान साहब के साथ हो रहा है, या कोई आपको फर्क लगता है सर इस दफा? नहीं, बात तो आपकी दुरुस्त है सर। बदकिस्मती से ये हमारी मुल्क की तारीख ही ऐसी रही है जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और हम इस तजर्बे से न सिर्फ 2018 में गुजरे हैं और उससे पहले भी कई सारे दौर में ये गुजरते रहे हैं। और इस दफा जो है कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। उस वक्त ये नहीं था। हाँ, पार्टी चेयरमैन, एक तो ये हुआ था कि पार्टी चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उनकी जगह जो पार्टी चेयरमैन था वो तो पूरी तरह अपना काम कर रहा था। यानी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पार्टी चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बन गए थे, तो इसलिए वो पार्टी अपने डे टू डे फंक्शंस तो कर रही थी, कैंपेन भी कर रही थी और जलसे भी हो रहे थे, लेकिन माइनस नवाज शरीफ हो रहे थे। ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस हद तक जो बेबसी और मुश्किलात जो पीटीआई फेस कर रही है आज के दौर में, उतने मामला पेचीदा या मुश्किलात वाले नहीं थे 2018। अच्छा सर, आपको लगता नहीं खान साहब, जैसे आपने अपनी ये बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने वक्ती तौर सियाने लोग थे ना, वो बड़े पुराने हैं 40 साल से पॉलिटिक्स में, कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जेल में गए, तो उन्होंने साथ ही उन्होंने नया चेयरमैन और नई बातें करके पावर्स डेलीगेट कर दी। तो खान साहब ये रूट नहीं ले सकते या ले सकते थे? खबरें आ रही थी कि शायद ये कहा जा रहा था कि आप अपनी जगह किसी और को चेयरमैन बना दें ताकि आप वाली बात डे टू डे अफेयर तो चले, आपको बनाया जा सकता है, पार्टी के लिए आपकी बड़ी खिदमत है, बड़ा आपका नाम है,
या किसी और को अगर वो समझते हैं उनको बनाया जा सकता है। आरिफ अलवी साहब का कहीं पे जिक्र आ रहा था कि उनको किया जा सकता है, अगरचे वो सदर हैं, शायद मुश्किल होगा। हाँ वो सदर है वो। लेकिन खान साहब भी तो किसी और को पार्टी में आगे आने के लिए तैयार नहीं है, जैसे उन्होंने ये कर लिया था। अगरचे उन्होंने भी घर में बंदर बांट कर लेते, एक भाई जेल में तो दूसरे ले ली। तो खान साहब को अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फैमिली वाला, तो कम से कम आप जैसे लोग हैं और बड़े सीनियर लोग हैं तो उनको पार्टी देते ताकि वो पार्टी आगे चलाएं सर। पार्टी में देखिए ना, सारे के सारे तो इस वक्त सारे जो है जेल में हैं। नहीं सर, आप तो नहीं है ना सर, आप इनके फाउंडर मेंबर हैं, बड़े खिदमात हैं आपकी, सबको पता है। आप तो नहीं है ना जेल में सर। जी सर। लेकिन आप देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है सर, उनको भी कैद में रखा हुआ है। रिसेंटली उन्होंने परवेज लाई को प्रेसिडेंट बनाया है, उनको भी जेल में रखा है। तो जो 3 बड़े ओहदे हैं पार्टी के, तीनों ही जो उसके ऑफिस होल्डर्स हैं वो तीनों के तीनों इस वक्त जेल में हैं। तो अब इन हालात में, और ना ही इनको ये मौका हासिल है कि वो किसी को ये बात इंटरेस्ट कर सके या हिदायत दे सके, क्योंकि सबको अलग अलग जगह पे कैद में रखा हुआ है। कोई आपस में किसी किस्म के रास्ते नहीं है। सर नॉमिनेशन तो खान साहब कर सकते हैं, पहले भी नॉमिनेशन पे उन्होंने किया, आपके नाम पे लेटर हेड पे दे सकते हैं कि टिल द टाइम मैं जेल में हूं तो जो पार्टी का फंक्शन है वो हामिद अली खान साहब देखेंगे, फाउंडर मेंबर हैं, आपकी बड़ी खिदमत है, 20-25 साल आप भी साथ रहे हैं सर। और वो देखा जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज थी कि मैं समझता था कि कम से कम इनको चाहिए था कि शाह महमूद कुरैशी को तो ना साथ ही गिरफ्तार करते, क्योंकि अगर वाइस चेयरमैन, आमतौर पर ये होता है अगर चेयरमैन जेल में हो तो वाइस चेयरमैन उनके जो है फंक्शन कर सकता है, उनको भी इन्होंने जेल में कर दिया। तो इसलिए कोशिश सारी ये है कि ये पार्टी अपना काम ना कर सके। देखिए ना, इसमें आप देखिएगा जितने कारकुनान हैं पार्टी के वो सारे या जेल में है या अंडरग्राउंड है। तो ऐसी सूरत हाल में आबिद खान साहब, जब आप कह रहे हैं कि कुछ जेल में हैं, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ कन्फेशंस कर रहे हैं, प्रेशर कन्फेशंस, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि पीटीआई को इलेक्शन सूट करता है, या ये डिमांड करना कि इलेक्शन कराए जाएं, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप कबूल करेंगे? देखिए, इलेक्शन तो हर सूरत होने चाहिए। बाकी दूसरी जो बात है कबूल करने की, वो अगर इन हालात में वो इलेक्शन कराते हैं तो फिर और उस एक पार्टी को बाहर करके दूसरों को एडवांटेज देके, फिर उस सूरत में तो वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगे। सबसे बड़ी पार्टी और सबसे जो हसन अजीज पार्टी लीडर जो है या पॉलिटिशियन के बगैर इलेक्शन कराने जो है, वो इलेक्शन की क्या साथ होगी। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। ये जरूरी है कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी हो। सारे पार्टी जो हेड है उनको कैंपेन की जाओ, तो पार्टी वर्कर सारे जो है वो खुल के पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में, इलेक्शन कैंपेन कर सके। और ये खौफ का माहौल जो पैदा हुआ है कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप ये बयान दें, वो बयान दें, और एक दूसरे के खिलाफ आप दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें बड़ी अफसोसनाक है। इससे तो इलेक्शन की कोई साफ नहीं रह जाए। अच्छा सर, साइफर कितना सीरियस केस है? खबरें आ रही हैं, कुछ पता चला शायद 20 अक्टूबर के बाद खान साहब और शाह कुरैशी साहब, इट्स बीइंग जो आ रही हैं कहीं से स्टोरीज कि शायद इनको 14-14 साल की सजा हो जाए खान साहब को। आप कैसे देखते हैं साइफर केस को, कि इसमें खान साहब बरी होंगे या ये सजा होगी? और शाह कुरैशी साहब के भी चांसेस साथ में हैं को अक्यूज के तौर पर सर। ठीक है, देखिए मैं जहां तक केस को जितना मुझे समझ है तो मैं केस मैं समझता हूं कि ये कोई मजबूत केस नहीं है। इसके बारे इसको बनाया गया है, इसको इकट्ठा करके मटेरियल जो कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। मकसद सिर्फ पार्टी चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई करना है, इनको रास्ते से हटाना, जो कि किसी तौर पर भी न सियासी तौर पर, आईनी तौर पर या पार्टी इलेक्शन की फेयरनेस के सामने रखते हुए मुनासिब नहीं है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे होंगे कि जो अफवाहें चल रही है, जो कुछ बहस में हो रहा है, जिस तरह से बदमाश बनाए गए हैं और उन्हें जल्दी जल्दी चलाया जा रहा है, उससे तो यही नजर आता है
कि उनको पूरी तरह से विक्टिमाइज करेंगे, किसी न किसी केस में उनको सजा दिला के उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की अच्छा, जाएगी। लास्टली सर, आपको लगता है कि खान साहब जो पंजाब हुकूमतें तोड़ने के बाद, जो आप जैसे सब दोस्तों ने, आपने भी कहा था कि गलत फैसले हुए, बहुत सारे खान साहब ने आपके सामने तस्लीम भी किया, अब इतनी एक्सट्रीम में आके जब पार्टी इतनी सख्त पोजीशन पे है, खान साहब खुद अपनी सख्त पोजीशन पे, उनके पार्टी वर्क का लीडरशिप, या वो भागे हुए हैं या कैद हैं या उन पे वो तशद्दुद जो भी वो आपके सामने है, पार्टियां छोड़ रहे हैं, क्या वो सब कुछ रिवर्स करने की पोजीशन में है, या फर्दर आपका ख्याल है ये उनके ऑर्डील जो है इट विल कंटिन्यू और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वक्त बंद गली में खड़े हुए हैं खान साहब? नहीं, बंद गली में लाया गया है, वो खुद नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर बंद गली में रख के फिर ये इलेक्शन कराते हैं तो वो इलेक्शन किसी तौर पर भी उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अब भी चाहिए मुल्क की उसके मुस्तकबिल को सामने रखते हुए, उसके आइन की अमलदारी को सामने रखते हुए इन्हें चाहिए कि ये मुकदमा जो है, जो मैं समझता हूँ बेबुनियाद है, इनको वापस लेकर को इजाजत दी जाए कि वो इलेक्शन कैंपेन चला सके, और इलेक्शन में जिस तरह दूसरी पार्टी को मौका दिया जा रहा है इनको भी मौका दिया जाए, पीटीआई को भी, कि वो भी जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले सके। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ा टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। हामिद खान साहब हमारे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट मैरीटाइम कमेटी का इजलास, और इस कमेटी में क्या हुआ इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मेंबर कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और बात करेंगे सेनेट मैरीटाइम कमेटी इजलास के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू साहब, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। क्लास साहब, आप ये मीटिंग ज़रूर, आप और इमरान मगराना साहब ये मीटिंग ज़रूर अटेंड करते हैं और बड़ा आप लोगों का तजर्बा भी है, तो यहाँ की जो डिस्कशन आज की हुई, सिंस वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा कि किस तरह का ये इजलास सेट वाज प्रोडक्टिव? आपने बड़ा अच्छा पूछा कि हालांकि सुबह उठ के जाना सबसे मुश्किल काम है। मैंने तो सरकारी नौकरी भी इसलिए नहीं की थी कि सुबह उठना पड़ता है। जर्नलिस्ट बनने की वन ऑफ द रीजन ये भी थी कि यहाँ पे टाइम का मसला नहीं होता। जब खैर एनीवे, तो सुबह भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, वो उस पर तो कमेटीज भी आती हैं। कमेटीज में बड़ी लर्निंग होती है, बड़ी ग्रूमिंग होती है, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs होते थे पहले, फिर उसके बाद उस ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लर्नर लोग आते हैं, और वेराइटल एक्सपीरियंस के लोग हैं, इश्यूज आपके डिबेट हो रहे होते हैं, खबर वहाँ पे बन रही होती है, वो आप यूं कहें तो मैं हूँ मुझे तो हो गया, जब से मैं आया हूँ तकरीबन 2002 से मैंने पॉलिटिकल पार्लियामेंट रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो मैं तो आई ऑलवेज मेक इट श्योर नींद पूरी है नहीं है, कब सोया जागा, मैं तो ज़रूर जाता हूँ अगेन कि मेरी ग्रूमिंग होती है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे खबरें मिलती हैं, जो कि मेरा काम है एज ए जर्नलिस्ट के, लोगों को नई नई चीज़ें बताई जाएँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, दैट्स द जॉब ऑफ। अच्छा, मेरे साथ इमरान मगराना इमाज से वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स, पिछले 2015-16 से हमारी टीम के साथ हैं, इमाज से इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर। तो इमरान भी जाता है, सो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, बैठते हैं, और आज भी बड़ी बल्कि एक मीटिंग अभी रहेगी हमारी फाइनेंस कमेटी वाली, कल वो फैसल वाडा साहब आ गए, नहीं तो हमने सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं उस कमेटी में बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे, वो अगले हफ्ते बताएंगे डिटेल। वो हमारे कल शामिल थी एजेंडा बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसमें जिक्र नहीं है स्टेट बैंक वाला, वो आज उसकी वजाहत भी जो आई है, वो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो लोग बैठे, वो खबरें चला रहे होते सम टाइम वो चैनल्स पे, जो मीटिंग में नहीं होते, वहाँ से जो चीज़ें बैकग्राउंड के साथ आती हैं तो वो उनको डिफरेंट तरीके से वो लिया जाता है, जैसे मार्केट में पैनिक भी हुआ। आई वॉज प्रेजेंट देयर, इमरान मगराना वॉज प्रेजेंट देयर, वो जो उसके स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर साहब थे डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब, एंड वेरी डिसेंट मैन, अच्छा मुझे समझदार पढ़े लिखे बंदे लगे डॉक्टर इनायत साहब जो, और बड़े अच्छे तरीके से बड़े मुश्किल सवाल के वो जवाब देते थे वहाँ पे। उनका ये मकसद नहीं था, उनसे पूछा गया जब कामिल अली आगा साहब थे, उसके बाद साजिया बासी साहब थी, या चेयरमैन वहाँ पे बैठे हुए थे ये हो सलीम मांडवी वाला साहब, कि आपने इसकी बीमा की या प्रोटेक्शन कितनी दी हुई है उनको अगेंस्ट इसके ये जो आपके डिपॉजिट हैं, अगरचे बहुत थोड़ी, जिस पे वहाँ पे भी कहा गया, तो उन्होंने कहा जी अंडर द लॉ हमने 5 लाख तक हमारी ये सिक्योरिटी है कि अगर खुदा ना खासा कोई बैंक रॉप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, बैठ जाए, तो फिर हम उनको 5 लाख तक उनको अगेन जो है ना मैक्सिमम उनको पैसे मिलते हैं। जिसके बाद साजिया बासी साहब ने भी कहा, जिसे खबर शायद बनी, तो उन्होंने कहा बाकी के पैसे जो हैं, इसका मतलब है किसी का 5 करोड़ पड़ा है, वो जितना भी पड़ा है तो इसका मतलब वो तो जाए गया, वो मतलब डिबेट में चीज़ें आई, लेकिन हर वक्त बैंक तो वो नहीं हो रहे, डिफॉल्ट नहीं कर रहे होते। अभी आप रिसेंटली कितने बैंक डिफॉल्ट
पलट एंड दी इट हैं वाज टोटली टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कंटेस्ट, मेरा ये ख्याल है सवाल जवाब में ये चीजें आई जी थी। जो हेडलाइंस भी हालांकि चलती डॉक्टर थी वो इनायत ये था बेचारे, कि मैं लास्टली डॉक्टर इनायत बेचारे जो है डिप्टी गवर्नर, वो कह भी रहे थे कि मैं ये मीडिया मुझे सामने मिस कोट करता है। उन्होंने ये बात कही, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन की एग्जैक्टली वही कुछ हुआ जो डॉक्टर इनायत जो है ना डिप्टी गवर्नर साहब जिसका खदशे का इजहार किया, एग्जैक्ट सेम हुआ। और मुझे हंसी आ रही थी आज मैं कि फिर डॉक्टर साहब वो फंस के बैठे होंगे। उन्होंने कहा जनाब कि ऐसी सूरत हाल हम आने ही नहीं देते कि बैंक जो है कोई इस तरह के कोई उसमें डिपॉजिट उनके वो जाएं। अभी कोई ऐसा रिसेंट हिस्ट्री में मेरे जहन में तो नहीं आ रहा फौरी तौर पर। अच्छा, एक पहले आया था बैंक इस्लामी हुआ था मेरा ख्याल उस वक्त 2013-14 में 14-15 में, उस वक्त कुछ मर्जर कर देते होते हैं। सो देयर आर मेनी वेज एंड मींस। एनीवे, ओके, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह अब्रू साहब। अच्छा जी, उनसे या तो राब्ता मुनक़ता हुआ है या हुआ ही नहीं। आबरू साहब बड़े वो हैं, वोकल हैं मस से। और बड़े ये उनमें से आबरू साहब हैं जो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं मस से। कुछ सेनेटर्स आते हैं बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, शेरी रहमान साहब आती हैं, सादिया अब्बासी साहब आते हैं, कामिल अली आगा साहब आते हैं, दिलावर खान साहब हैं। मतलब फिनांस कमेटी लव इट टू बी फेयर। इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा एक होता था किसी दौर में, चार्म था, वो विद द पैसे ऑफ टाइम लूज कर गया। चार्म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वहाँ ऐसी प्रोसीडिंग होना शुरू हो गई, ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक वो था, मेरा ख्याल है, मेरी राय है, गलत भी हो सकती, बट दैट्स माय ओपिनियन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी होती थी। उसके बाद मैंने अगर किसी को देखा जिससे मैंने बड़ा सीखा, वो सलीम मांडवी वाला साहब की वो है फिनांस कमेटी, फिर इनकी पावर की एनर्जी की कमेटी जो है वहाँ पे बड़े होते। सो अब्रू साहब जो हैं ये हालांकि उससे आए थे, सिंध से आए थे, और मतलब है वो पीटीआई से इनका ताल्लुक है। मोहसिन अजीज साहब भाई मस से, मैं नाम ना भूलता जाऊँ, वो बड़ी अच्छी तैयारी करके आते पीटीआई के, मैनी टाइम्स उनको भी ले चुके हैं। सो उसके बाद वहाँ पे ये जितनी तैयारी के साथ मैंने इनको देखा है। अच्छा, नदीम अफजल चांद साहब थे, वो कभी वो बड़ी तैयारी के साथ आते थे, वो भी अच्छी कमेटी उन्होंने चलाई भी है। तो आबरू साहब बड़ी इनका एनर्जी सेक्टर पे बड़ी इनकी ग्रिप है मत से। अच्छा, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, निगरान हमारे वजीर आजम जो हैं ये अनवारुल हक काकड़ साहब, ये फिनांस कमेटी के मेंबर थे। अब इनकी जगह मेरे ख्याल ज़िशान साहब हैं, खान साहब हैं, वो भी अच्छे बोलते हैं साहब। सो फिनांस कमेटी इज वंडरफुल मत से, बड़ी अच्छी कमेटी वहाँ पे है, उनकी फॉर्मेशन है। इट्स वेरी रेलेवेंट, क्योंकि जो भी तमाम मामलात और अहम डिसीजंस चल रहे हैं, आई थिंक वो पूरे मुल्क का जो न्यूक्लियस है वो इस वक्त यही है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेट है और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ज़ाहिर इन कमेटी में इसी किस्म की डिस्कशंस होती हैं। बिजली के हवाले से बड़ी एक कंसर्निंग किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? जो एक इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है, और जब से ही गवर्नमेंट आई है, केयर टेकर गवर्नमेंट, तकरीबन 15 रुपए का इजाफा हो चुका है फी यूनिट। अब तो रोजाना का मीटर डाउन है ना, 31 अरब का बोझ आज भी डल गया डेली। उसकी मुझे याद है, ये पिछली तो फाइनेंस की मीटिंग थी भी, इसकी कमेटी की भी इस पे, तो उसमें वो नेपरा वाले आए हुए थे, ब्रीफिंग थी बड़ी, उसमें अच्छी खासी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी। तो नेपरा के वो आए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी बात की, शॉकिंग बात की थी, जो मेरे लिए सबके लिए नई बात होगी। उन्होंने कहा जनाब कि एक ये डॉलर के अगेंस्ट 1 रुपया भी आपका गिरता है ना, मतलब 160 रुपए है डॉलर आज का, कल 161 का हो जाए, 18 बिलियन रुपीज का बिजली का बिल बढ़ता है। एक रुपया अगेंस्ट डॉलर डिवैल्यू अगर हो 18 अरब का। और उन्होंने ये कहा नेपरा के चेयरमैन साहब ने कि जब वो ये थी पिछली हुकूमत खान साहब की गई तो डॉलर उस वक्त 180 पे था, या 100 बाज के थे, 86-88 थे, चलो 180 लगा लें। जब शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया साहब, जरा पोलिटिकली तौर पर एक अफसर नाम तो नहीं ले सकता, नाम मैं ले रहा हूँ, उन्होंने नेपरा चेयरमैन साहब ने लिया। उन्होंने इतना कहा कि 1 साल पहले का कहा, 1 साल पहले डॉलर रेट जो है आपका 180 पे था, अब वो जो है वो 182 पे वो छोड़ के गए दूसरा शहबाज शरीफ साहब, 100 रुपया बढ़ा। उन्होंने कहा 100 को 18 के साथ ज़रब जब दें, आपका 18 बिलियन रुपीस का इजाफी बोझ पड़ा है बिजली के सार्फिन पे। जो बिल आपको आ रहे हैं 18 बिलियन, आपका 1800 अरब। सो आपने 1800 अरब को कैसे कवर करना है? एक ही दफ़ा तो नहीं डाला जा सकता, फिर तो लोगों के बिल जो है एक यूनिट 500-500 रुपए का आना शुरू हो जाए। फिर वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाते बाज़ ऐसा ना, आप कभी उसमें देखें ना हॉस्पिटल में, एक ही दफा वो पुश नहीं करते उसको सम टाइम। अच्छा। ऐसा धीरे धीरे ताकि आपकी वेन को ना वो ना हो, वो तकलीफ ना हो। सो जितने आपको बिल्स आ रहे हैं इस वक्त मोस्टली ये 1800 अरब का ही इसका वो हो रहा है। सो ये जो आपका पैसे ये रिकवर कर रहा है, 340 तक चला गया था या 330-35 तक, अब आपने वहां से रिकवरी करके 284-85 पे, अगर आप इसको 250 तक ले आते हैं, लोग अक्सर तो कहते हैं कि इसका असल रेट जो है 200 से नीचे है, 150-60 तक इसका रेट होना चाहिए। हमने क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं थे या हमने बैंकों को खुली छुट्टी दे दी, जिसका जो दिल चाहता है वो लूट मार कर लें आप। अगर मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ, यहाँ पे लोग उनको इसाक डार साहब के हम भी ना कहते हैं, तनकीद करते रहते हैं,
उन्होंने एक समझदारी की हुई थी जिसकी वजह से लोग उनका उनका ईरा जो है ना, लोगों को वो लगता था कि जरा बिजली के बिल उस वक्त महंगे नहीं थे, डॉलर कंट्रोल में था, जो भी था वो ठीक है। उस मार्केट में डॉलर फेंक रहे थे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इतराज़ भी करते हैं कि आपने फ्री मार्केट नहीं की, डॉलर के अगेंस्ट पैसे को डिवैल्यू नहीं किया, जिससे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, आपके डॉलर पे प्रेशर बढ़ा। सो वो उन पर तनकीद भी आती है कि आपने डॉलर जो है उसको ज़बरदस्ती रोक के रखा और बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेट बैंक से लेके लोन लेके मार्केट में डाले ताकि डॉलर के रेट को आप ना इसको स्टेबलाइज रखें, वो महंगाई ना हो। फेयर इनफ, उसका नुकसान भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी वो जो थोड़ी सी एक्सपोर्ट थी वो हिट हुई है। लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या थी, जब 110 पे था या 100 रुपए पे था, आपको याद है शेख रशीद ने कहा था जनाब कि डार साहब इसको 100 रुपए पे रख कर दिखाएं, 100 से नीचे लेकर आए। तो एक दिन वो उन्होंने अपनी कुछ शर्त भी रख दी थी, शेख साहब ने पूरी भी नहीं की थी। वो 98 रुपए पे ले आए थे 2-4 दिनों के लिए, जैसे भी ले मनूवरिंग की, मैनेज किया, फजिंग की, जो भी स्टाइल है डार साहब का, 98 रुपए पे ले आए। सो जब आपका डॉलर जो है वो कंट्रोल में था तो बिजली के बिलों पे रोला नहीं पड़ रहा था। रीजन कि आपके बिजली के यूनिट जो आपने पावर प्लांट्स के साथ मुआहदे किए हैं, जो एक अलग अब्दुल साहब साथ हैं, क्लासेस साहब मुझे वो बिजली के बिल भी ऐसा लगते थे, पेट्रोल भी ऐसा, गैस भी। रीजन के डॉलर को आपने रोका। जब डॉलर को आपने छोड़ दिया 280-86 पे लेके जाएंगे, लिंक आपका यूनिट हुआ है डॉलर के साथ, तो रोज की बुनियादों पे ऊपर नीचे होता है। 1800 बिलियन रुपीस रिकवर करने हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्रो साहब। वालेकुम सलाम जी। अब्रो साहब, बड़ा आपकी तारीफ कर रहे थे क्लासेस साहब के। आप जो ये इजलास होते हैं कमेटीज के, इसमें बहुत रेलेवेंट गुफ्तगू करते हैं, यू वेरी वोकल, यू कम वेरी प्रिपेयर्ड। तो आज एक सेनेट मेरी टाइम कमेटी का इजलास हुआ, इसमें आप काफ़ी वोकल रहे और आपकी बड़ी आर्गूमेंट्स भी होती रही शाहिद अशरफ तारड़ साहब के साथ। तो किन मामलात पर आर्गूमेंट्स होती रही? देखिए, ये तो पहले भाई की मोहब्बत है, वो आते हैं कमेटीज में भी देखते हैं। लेकिन बात यह है कि आज अगर कोई तो ये केयरटेकर मिनिस्टर पापा जी मतलब आए थे कमेटी में, तो इनसे सवाल था, वो 3 थे ना, उसमें पहला एजेंडा था कार्गो टर्मिनल इन्होंने दिया है, कंटेनर टर्मिनल इन्होंने यूएई को दिए, तो उससे इनकी ब्रीफिंग। अब्रो साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सही है जी। तो उनको जो है ना वो देनी चाहिए। अब्रो साहब, आप जिस जगह पे अगर थोड़ा सा मूव कर लें तो आपकी आवाज़ कट रही है सर। हम पहले भी बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे आपको मिलाने की, फ़ोन नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा अगर साइड पे आ जाए तो आपकी आवाज़ शायद क्लियर है सर। ये सर आवाज़ अभी भी नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, मेरा ख्याल है अब्रो साहब को अगले हफ्ते हम दोबारा, क्योंकि थोड़ा उसके बाद टाइम बीत रहा है जी। आपकी आवाज़ सर प्रॉब्लम कर रही है, तो हम वीक लें फिर आपको दोबारा सर। योर वॉइस इज क्रैकिंग। अगर अब्रो साहब साथ मौजूद होते तो डेफिनेटली उनसे इसके ऊपर काफी बात होनी थी। फिर ले लेंगे जी। क्लास साहब, कुछ अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहेंगे, सियासी मामलात की तरफ आए। मेरा ख्याल है इसमें आज जो शाहिद अशरफ तारड़ साहब ने, वो मुझसे मुलाकात उनसे हुई कि हम तो स्टोरीज करते रहते थे, तो उन्होंने कोई मीटिंग के बाद घंटा एक अशरफ तारड़ साहब ने मुझे बिठा लिया और और उन्होंने ऑन लाइटर नोट मेरी क्लास ली। उन्होंने बताया कि जनाब कि आप हर दफ़ा मेरे पे ज़रूर बात करते हैं। खैर, हमारी गुफ्तगू सारी ऑफ द रिकॉर्ड थी, अदरवाइज मैंने तो कहा जो गुफ्तगू हो रही है आई कैन गो टू द कैमरा एंड से एवरीथिंग जो आप मुझे कह रहे हैं, और चीज़ें कर कुछ उन्होंने एक्सप्लेन की बातें, कुछ मैंने उनको एक्सप्लेन की। उस पर बात चीज़ों में उन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई। मैं अक्सर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे लिए तो खबर होती है, खैर क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा हुआ है चीज़ों को, बाज़ उनकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन थी जो वो नहीं चाह रहे थे। तो मैं कि सर बात सुने, आप मुझे मिले, मैंने आपके बारे में ये कहा कलाम में कि एक बड़ा इंतहाई सोना खूबसूरत बंदा मुझे मिला कलाम में। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे जानते हैं? मैंने कि नहीं। तो उन्होंने कि मैं शाहिद अशरफ तारड़ हूँ। कहते बस एक ही तारीफ़ मेरी कर दी कि शाहिद अशरफ तारड़ बड़ा खूबसूरत बंदा है। तो मैं कि थोड़ी तारीफ़ है, मैं कि टीवी पर बैठ के किसी के बारे में ये कहा जाए कि तारड़ साहब बड़े खूबसूरत आदमी है। खैर, उनके गिले शिकवे थे जो हमने आपको पता है कि बाज़ स्टोरीज़ पे करते रहते हैं। उनकी एक अपनी साइड थी, मेरी अपनी थी, उसको लिहाजा मैं नहीं लाता बिकॉज उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी कि बात यहाँ पे की जाए फर्दर। एक चीज़ थी जो उन्होंने वहाँ पर की, जो उन्होंने वो मेरा ख्याल कहने वाली, उन्होंने कहा कि मैं इतने अरसे वहाँ पे NHA का चेयरमैन रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट नंबर थे 12 मोटरवेज हमने बनाए, उन्होंने कहा मेरे दौर में बने। तो उस पर कोई एक चीज़ की उनका कहना था, ये उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, कोई एक चीज़ की फाइनेंशियल मेरे ऊपर कोई बेज़ाब्तगी हुई हो, मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन हुआ हो, मेरे ऊपर कोई किसी ने कहा हो कि इन्होंने कोई इसमें कोई फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटीज़ की हैं। तो मैं अक्सर ये बात तो मैंने भी कभी नहीं की आप पे। हमने तो एक MOUs के हवाले से जो बातें होती रहती थी, सैफ रहमान साहब वाले दीगर इशूज़ हैं वो हैं। खैर उस पर उन्होंने एक और
उन्होंने चीज़ बताई जो फिर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कह दी, जो मैं नहीं बता सकता, उनकी जो साइड ऑफ द स्टोरी थी। इनकार उससे नहीं किया कि MOU पे नहीं था, लेकिन उनका कहना था MOU डजन मीन कि हमने कोई एग्रीमेंट किया है। बहरहाल वो एक और इंटरप्रिटेशन है, उसको छोड़ देते। उन्होंने कहा जी मैंने 12 के करीब पाकिस्तान में वो बनाए हैं मोटरवेज। मैं क्या बात सुने सर जी, तारड़ साहब को बाद में मैंने कहा, उन्होंने मीटिंग में भी कहा और बड़ा उन्होंने जोश के साथ, बड़े पैशन के साथ मीटिंग के साथ एंगेज हुए और बातें की। और वही वाली बात कि वो इससे पहले मिनिस्टर नहीं आते थे इस कमेटीज़ मीटिंग में, ये भी बात हुई। तो तारड़ साहब ने कहा जी मैं पहले भी आया था, अब भी आऊँगा, जब कहेंगे मैं आता रहूँगा। जो अच्छी चीज़ है कि आपका जाना और क्वेश्चंस को फेस करना पार्लियामेंटेरियंस को, मीडिया की मौजूदगी में। हालांकि वो 2-4 जगहों पे वो चाहते थे जो इंपॉर्टेंट वो इश्यूज़ हैं मैरिटाइन के दीगर के, कि आप इनको इन कैमरा कर लें मीडिया की मौजूदगी में। शायद उसमें क्योंकि हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, समटाइम समझ भी आती है हमें कि उसमें यूएई की हुकूमत इन्वॉल्व है या दीगर हुकूमतें जिनको आपने वहाँ पे अगर वो उनको वो करना है, सबलेट करना है, या उनके साथ आपने उनको देने हैं, अगर पोर्ट्स वगैरह जो बातें हो रही हैं आउटसोर्स करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उसको मीडिया के सामने नहीं बताना चाहते होते, वो अपनी जगह पे। तो मैंने उनको कहा हंसते हुए, बाद में जब हमारे आपस में नोट्स एक्सचेंज हो रहे थे, उनको शिकायतें मुझे कर रहे थे, तो वो ये था, मैं कि सर जी 12 मोटरवेज आपने बनाए, फेयर इनफ, वो आपका क्रेडिट है। जो उस पर क्वेश्चन और डिबेट, वहाँ एक और बात भी की, उन्होंने पूछा इनसे आबड़ो साहब से, आबड़ो साहब इज फ्रॉम PTI, तो ये क्योंकि ग्रिल कर रहे थे, तैयारी करके आते, तो इन्होंने उनको जब वो किया, उन्होंने बात सुने, मैंने 12 मोटरवेज बनाए ना, उन नवाज शरीफ साहब के दौर में बने या जो भी हुकूमतों के दौर में बने। यहाँ पिछले 5 सालों में नाम नहीं लिया उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का, या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी रही है, एक भी उन्होंने कहा मोटरवे या 1 इंच पे काम नहीं हुआ। हमने कम अज कम, उसने कहा मेरे दौर में 12 बने, तो मैं क्या बात सुने आपने जो, मैं के उसके बाद मुझे कहते तुम्हारे गुस्से की एक वजह ये भी है, मैं कि मे भी ये वजह भी हो सकती है, मैं कि हमारा यहाँ से MM रोड, मैंने कहा मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड, वहाँ पे बेचारे हजारों एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हुआ है। आपने पूरे हिंद सिंध में मोटरवेज बना दिए हैं, आपको MM रोड नजर नहीं है जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, आपका मियाँ वाली से शुरू होता है मुजफ्फरगढ़ तक जाता है, और वहाँ पे लोग गरीब हैं, हमारे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ सड़क नहीं एग्जिस्ट करती। अभी उन्होंने कोई पैसे लगाए थे, सारी मट्टी उस पर फेंकी, 18 रुपया खा के वो सड़क दोबारा टूट गई। वो शाहिद साहब हमारे वो हैं, वहाँ से एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने शाहिद ने एक रिपोर्ट की, सड़क फिर टूट गई। तो मैं कि आपने जहाँ 12 बनाए हूँ या 1200 बनाए हूँ, वो मैं जो हमारे इलाके का मोटरवे बनना था, जो हमारी साइड की सड़क बननी थी, वो तो आपने बनाई नहीं है। मैं कि तारड़ साहब, तो हमारी तो लड़ाई रहेगी आपसे। खैर हंसने लगे, कहते तुम्हारे गुस्से की ये वजह है। मैं कि सर ये वजह समझ लें। एनीवे ये उनकी एक थी, मैं कि जरा अच्छा हुआ क्लास साहब कि हमें टाइम मिल गया, कुछ अंदर की बात आपने बता दी, और ये वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो इजाजत नहीं दी उन्होंने। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड वाली कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, जो उनकी हुई थी वो नहीं की मैंने। ठीक है, अभी मजीद भी हम बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।